तो हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज हम देखने वाले हैं यंग मास्टर लोगिन की एक न्यू एपिसोड को, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो वेट करवाने के लिए आपसे माफी भी चाहता हूँ और आप लोगों का और टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। तो चलिए अब अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं, वो भी बिना किसी देरी के। तो अब तक हम अपनी स्टोरी में देख चुके हैं कि यहाँ पर रेना आकर अपनी अरेंज मैरिज को तोड़वाना चाहती थी और वो इसके बदले पैसे देने के लिए भी तैयार थी, जो कि सुन के पैट्रियार्क काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि उसे अपनी प्राइड इतनी ज्यादा कीमती है कि वो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। चाहे रेना ये जितनी मर्तबा भी बोल दे कि वो पैसे देकर उनका प्राइड नहीं खरीदना चाहती, लेकिन जिस एंगल से भी इस बात को देखा जाए तो साफ साफ पता चलता है और दिखता भी है कि कुछ ले दे के वो मामला एकदम खत्म करना चाहती है। तो लास्ट सीन में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मंगनी मेरी है और मुझे कुछ बोलना चाहिए। तो इसी में ही उसके फादर को और नीचे खड़ी रेना को पता चल जाता है कि ये यहाँ पर उस डील को एक्सेप्ट करता है। पैट्रियार्क इसके खिलाफ है, लेकिन उनका बेटा पैसे लेने के लिए एकदम रेडी है, जो कि पैट्रियार्क को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे लगता है कि उनकी प्राइड को पैसों से कोई भी नहीं खरीद सकता, चाहे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो। लेकिन इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और नीचे खड़ी रेना, जो कि इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हुई कि यंग मास्टर लोगिन को ये सौदा मंजूर है, तो वो उसका माइंड बदलने के लिए कुछ बीच में बोल पड़ती है, जिसके जवाब में यंग मास्टर लोगिन रेना को अपना मुंह बंद करने का बोलता है, क्योंकि फैमिली मैटर में उसका कोई भी हक नहीं बनता। तो अब हालात पहले से बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुके हैं और लोगिन को समझ में नहीं आ रहा कि वो कहां से शुरू करे, क्योंकि वो जितनी भी कोशिश करे सब चीजों को ठीक करने की, तो किसी न किसी प्रॉब्लम का तो उसे सामना करना ही पड़ता है। वो रीजनल वॉर जो कि आज से 9 महीनों के बाद होने वाला है, उसके शुरू होने से पहले सब कुछ चीजें ठीक करना चाहता था, लेकिन उसे दिख नहीं रहा कि उसे पहला कदम कहां से शुरू करना चाहिए। और उसके साथ इतना टाइम भी नहीं बचता, क्योंकि उसने अब तक प्रिपरेशन बिल्कुल भी शुरू नहीं की। वो सबसे पहले तो अपनी रेपुटेशन को ठीक करना चाहता था, ताकि गार्ड्स उसकी बात को सुने और उसे बिल्कुल भी हल्के में ना ले, क्योंकि डोमिनियन के साथ जो हुआ है तो इससे ये खबर काफी दूर दूर तक फैल चुकी होगी। और यंग मास्टर लोगिन खुद को चेंज भी करना चाहते थे, क्योंकि वो अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं और यही उनका मेन गोल है। इसलिए सबसे पहले खुद को चेंज करो, ताकि तुम्हारी फैमिली तुम पर भरोसा करे और तुम्हारी हर एक बात को सीरियसली ले। इन सब चीजों के लिए हमारा यंग मास्टर लोगिन काफी कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि अगर यहाँ पर ये अमाउंट उसके हाथों से निकल जाती है तो वो खुद को तो चेंज कर देगा और उसकी फैमिली भी उस पर यकीन करने लगेगी और उसकी रेपुटेशन भी ठीक है। लेकिन अगर उसकी फैमिली ही ना रही और वो अपने फैमिली को ही ना बचा पाया, तो वो इस रेपुटेशन और इस भरोसे का क्या ही कर लेगा। इसलिए यहाँ पर उसे बेगैरत बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अपने फादर की तरह अपने प्राइड को नहीं छोड़ेगा तो इस गलती से ये पूरी फैमिली खत्म हो सकती है और बाद में वो चाहे जितना भी रिग्रेट कर ले तो टाइम को वो पीछे से दोबारा रिवाइंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो प्रेजेंट में हमारा लोगिन रेना से बोलता है कि रेना, तुमने जो भी अमाउंट ये बताई है तो इसके साथ मैं सहमत हूँ और मैं तुम्हारे इस सौदे को एक्सेप्ट करता हूँ, चाहे मेरी फैमिली मेरी इस आंसर को सुनने के बाद मुझे किस तरीके से भी ट्रीट करे, लेकिन ये मामला उनका नहीं है, क्योंकि ये मामला मेरे और तुम्हारे बीच में है। ये सुनकर रेना को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और जहाँ तक पैट्रियार्क की बात हो रही है तो गुस्से में वो लोगिन पर भड़कने लगते हैं कि लोगिन की ये मजाल कि वो अपने फादर के ऑर्डर के खिलाफ जाए। आखिर इस बात से लोगिन क्या साबित करना चाहता है? लोगिन अपने फादर को समझाते हुए कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इंसान के मुंह से जो बात भी निकलती है तो वो सिर्फ इंसान के मन में ही उसे पता होती है कि क्या वो इस बात को दिल से मानता है या नहीं, उसके बारे में किसी और को पता नहीं होता। इसलिए इस सौदे को एक्सेप्ट करने के बाद ये साबित हो जाएगा कि रेना को वाकई में ये अरेंज मैरिज नहीं तोड़वानी थी, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से वो ये सब कुछ कर रही है। अगर ऐसे वो ना करती तो मेरे दिल में काफी ज्यादा डाउट्स आने शुरू हो जाते। इसलिए फादर, चंद बातों से आपका मन तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन मेरा क्या आपको लगता है कि कुछ माफी मांगने से मेरा दिल ये सेटिस्फाई हो जाएगा? ये सारी बातें जो कि रेना नीचे खड़ी होकर सुन रही थी, उसके तो फट के हाथ में आ जाती हैं और वो खुद को बचाने के लिए और अपने फादर को बचाने के लिए लास्ट में एक बात और बोलती है कि मैं प्रिंसेस रेना, जो कि वुल्फ फैमिली से है, तो मैं लास्ट टाइम मैं अपने पैट्रियार्क से खुद इस बात के बारे में पूछना चाहती हूँ कि उनके बेटे ने जो बोला है तो क्या वो उसी के साथ ही चलेंगे या फिर वो खुद कुछ चंद अल्फाज कहना चाहेंगे। ये सब कुछ रेना इसलिए कर रही है क्योंकि जो सौदा उसने खुद अपने मुंह से इन लोगों को देने का वादा किया था तो वो उस अमाउंट को पे नहीं करना चाहती, और इस बात को हमारा लोगिन पहले से ही समझ जाता है। बाकी लोगों का नहीं पता, लेकिन लोगिन को इस बात का रियलाइज हो जाता है कि खुद को बचाने के लिए और अपने फादर को बचाने के लिए ये सब कुछ लास्ट में ऐसा कह रही है। और सबसे बड़ी बात कि जो ऑफर इसने खुद अपने मुंह से हमें दी है तो वो इसको पे नहीं करना चाहती। इसी वजह से तो इसकी फटके हाथ में आ चुकी
चुकी हैं। अब ये सारा का सारा मामला पेट्रियार्क पर ही डिपेंड करता है और पेट्रियार्क रेना को जवाब देते हुए कि मैं पेट्रियार्क, अगर ये मेरा मामला होता तो मैं खुद इस मामले को एक अपॉलॉजी के साथ ही यहीं पर ही खत्म कर देता, लेकिन अब जबकि ये मेरे बेटे का मामला है तो मैं ये सारा का सारा मामला अपने बेटे पर ही छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरे बेटे का ही यहाँ पर दिल टूटा जा रहा है और एक फादर होने के नाते ये मामला मैं अपने बेटे पर छोड़ता हूँ और मेरे बेटे को जो सही लगता है तो मैं उसकी हर एक बात के साथ सहमत हूँ और मुझे कोई भी मसला नहीं है। ये सुन के मारिया, लोगिन की स्टेप मदर, काफी बड़े शौक में पड़ जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा कि पेट्रियार्क अपने बेटे की यहाँ पर साइड ले रहे हैं। और जहाँ तक सोल्जर्स और सर्वेंट्स की बात हो रही है तो उनके भी आपस में खुसर पुसर शुरू हो जाते हैं। रेना का ये प्लान बिगड़ जाता है क्योंकि पेट्रियार्क खुद अपने बेटे की जो साइड ले रहे हैं, इससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ता है। लेकिन आखिरी बार फिर पेट्रियार्क अपने बेटे को समझाते हैं कि मैंने ये मामला लोगन तुम्हारे ऊपर तो छोड़ दिया है, लेकिन खुद मैं पर्सनली तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ कि आज अगर तुम अपने ओनर को इन पैसों के सामने बेच देते हो, वो भी इन लोगों के सामने, तो मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि फ्यूचर में भी तुम ऐसा ही करोगे, क्योंकि ये आदत की लत अगर तुम्हें पड़ जाती है तो इससे छुटकारा पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ये कहते हुए पेट्रियार्क काफी ज्यादा सीरियस होते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे लोगिन की बात हो रही है तो वो मजबूर है, क्योंकि अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो अपने ओनर को भी बेचने के लिए तैयार होता है। और जैसा कि उसने पहले ही बोला था तो वो दोबारा वैसे ही बोलता है और इस मर्तबा ऐलान करता है कि मैं वही बंदा हूँ जिसकी ये अरेंज मैरिज तोड़ी जा रही है। इस बात से मैं काफी ज्यादा उदास हूँ और सिर्फ अपॉलॉजी से मेरा कोई काम नहीं चलने वाला, इसलिए वुल्फ फैमिली की प्रिंसेस रेना ने जो ऑफर हमारे एम क्लैन फैमिली के लिए जो दी है तो मैं उसी को ही एक्सेप्ट करके चलूंगा, क्योंकि मेरे नजरिए में प्रिंसेस रेना ने जो ऑफर मुझे देने का वादा किया है तो वो मेरी नजरों में एकदम सही ऑफर है। जो ही लोगिन अपनी ये बात खत्म करता है, मारिया लोगिन की स्टेप मदर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, वो भी किसी वजह से जो कि अब तक बताया नहीं गया। क्या वो इसलिए खुश है कि लोगिन ने एक समझदारी का काम किया है, या फिर वो इसलिए खुश है कि लोगिन ने इतनी बेवकूफी का काम जो किया है। और जहाँ तक रेना की बात हो रही है तो उसके तो पैरों तले जमीन घिसक जाती है। तो उसी बीच पेट्रियार्क लोगिन से आखिरी मर्तबा कुछ चंद अल्फाज शेयर करना चाहते हैं। मुझे लगा था कि तुम चेंज हो गए हो, मेरे कमरे में आने के बाद तुम्हारी आंखों में मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि तुम वाकई में खुद को चेंज करना चाहते हो, और तुमने किया भी, लेकिन अच्छाई के लिए नहीं बल्कि अपने फैमिली को बिगाड़ने के लिए तुमने खुद को चेंज किया। मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन इस बात को सुनने के बाद और इस पूरे सिनेरियो को देखने के बाद तुम में मुझे किसी किस्म का भी बदलाव नजर नहीं आया। अगर नजर आया है तो वो सिर्फ लालच ही है। ये कहते हुए पेट्रियार्क वहाँ से चले जाते हैं। और जहाँ तक लोगिन की बात हो रही है तो शर्म के मारे तो वो अपना सिर भी नहीं उठा पा रहा, लेकिन वो करे तो करे क्या, अगर वो बताए तो बताए क्या, क्योंकि वो ही एक वाहिद ऐसा बंदा है जिसे फ्यूचर के बारे में पता है कि आगे उनकी फैमिली के साथ क्या होने वाला है। और लोगिन जो कि अभी तक वहीं पर ही खड़ा खड़ा अपने मन ही मन में इसी बात को दोहरा रहा था कि माय डियर फादर, मैं चाहे आपको इस बारे में जितना भी बता दूं, लेकिन आपको इस बात पर यकीन नहीं आएगा कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। फ्यूचर में जो होने वाला है उसी को ही अवॉइड करने के लिए और अपनी फैमिली को बचाने के लिए ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मैं आपको जितना भी इस बात के बारे में बताऊं तो आपको मुझ पर यकीन नहीं आएगा, और इस तरह का काम वो भी आप लोगों के सामने करने के बाद तो मुझे यकीन है कि आप मुझे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन खैर, ये कुछ दिनों की ही बात है और मैं आगे जाके खुद को जरूर साबित करूंगा कि मैंने जो किया वो सिर्फ अपनी फैमिली के सेक के लिए किया। मैंने अपने लालच को देखकर नहीं बल्कि अपनी फैमिली को देखकर ये डिसीजन लिया है जो कि आपको पसंद नहीं है। जिसके बाद अगला सीन लोगिन के कमरे में होता है और लोगिन अपने सामने 3 मिलियन गोल्ड को देखने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, लेकिन वो अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके कि इसको जाया नहीं करना, इसी पर ही हमारी फैमिली का फ्यूचर टिका हुआ है। अगर वो यहाँ पर कोई गलती करता है तो इसने ये जो बेगैरती वाला काम किया है तो वो यूं ही जाया हो जाएगा, और उसके फादर ने जो बात लोगिन के बारे में जाते हुए कही थी तो वो सच हो जाएंगी। इसलिए सबसे पहले वो इन पैसों को बैंक में डालना चाहता है और किसी और प्लान के बारे में सोचे तो तब तक उसके दरवाजे पर कोई दस्तक दे देता है। दरवाजे की आवाज सुनकर उसे लगता है कि शायद से उसका सर्वेंट रिक होगा और वो उसे अंदर आने की इजाजत दे देता है, लेकिन उसे क्या पता कि ये कोई और नहीं बल्कि उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर है जिसका नाम ड्वेन है। ड्वेन को देखने के बाद वो ड्वेन के आने की वजह पूछता है, लेकिन उनको जवाब देने से पहले ड्वेन एकदम अटेंशन खड़े होकर अपने यंग मास्टर को अपनी ग्रीटिंग पेश करता है और कहता है कि मैं यंग मास्टर के सामने हाजिर हूँ। आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा और उम्मीद है कि मैरिज के टूटने के बाद आप ठीक ही फील कर रहे होंगे। तभी बीच में ही लोगिन हमें ड्वेन के बारे में कुछ चंद बातें बताता है कि जो सामने खड़ा बंदा आप लोग देख रहे हैं तो इसका नाम ड्वेन है, जो कि मेरे फादर का मोस्ट ट्रस्टेड बंदा है। लेकिन यहाँ पर आने की वजह जब मैंने इससे पूछी तो ये सामने से मुस्कुरा रहा था, लेकिन ये मुस्कुराहट मेरे लिए नहीं बल्कि किसी और चीज
चीज के लिए है जो कि मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा। आखिर यहाँ पर इसके आने की वजह क्या हो सकती है। लेकिन यही अपने मन ही मन में सोच ही रहा था कि तभी ड्वेन अपने विचार खुद हमें अपने मुंह से बताता है। मेरा नाम ड्वेन सिनलर है और मैं इस फैमिली के फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मैनेजर हूँ, जो कि एक ऐसे बजट पर इस फैमिली को चला रहा है कि इसका कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता। और मैं खुद को इसका फाइनेंशियल मैनेजर तो करार दे रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी असलियत के बारे में किसी को पता चला तो मैं भिखारियों का बॉस हूँ, क्योंकि इस फैमिली के हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि इसको हल करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो बहुत ज्यादा पैसे से ही इस फैमिली के हर एक चीज को ठीक किया जा सकता है। क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ, मुझे काफी ज्यादा लोग प्रेशराइज करते हैं। कुछ सर्वेंट्स को सप्लाईज की जरूरत होती है और किसी सोल्जर को जब वेपन एक्सचेंज करने की जरूरत होती है तो वो और किसी के पास नहीं बल्कि मेरे पास ही आते हैं। अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं इनको दे भी देता, लेकिन इतने ज्यादा कर्जे हैं कि मैं किसी को 1 रुपया भी नहीं दे सकता। सबसे पहले इन कर्जों को खत्म करना है, लेकिन चाहे जितनी भी मैं मेहनत करूं तो कर्जा वापस देने से ज्यादा मैं और भी कर्जा ले लेता हूं। और ये तो शुक्र है कि मुझे देने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन उनको मैं जबरदस्ती तैयार करता हूं, क्योंकि मेरे कुछ तरीके और पैतरे ही अलग हैं। जिससे मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल चुकी है। लेकिन मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पर पैदा ना होता और ना ही मेरा यह होम टाउन होता तो मैं कब का इस जगह से रिजाइन करके चला जाता। लेकिन इन सारी की सारी चीजों को ठीक करने के लिए पैसा चाहिए होता है, जो कि बहुत सालों के बाद हाथों लगा है, लेकिन मेरे हाथों नहीं बल्कि किसी और के हाथों। लेकिन अगर वो पैसा मेरे हाथों लग जाता है तो कर्जा भी खत्म हो जाएगा और इस फैमिली को कुछ सालों तक सुकून में भी रख पाऊंगा। इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि कोई सा भी तरीका मैं इस्तेमाल करके इन पैसों को अपने अंडर रख लूं। और इस पैसों को अपने अंडर लेने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पैसे सबसे फूलिश बंदे के हाथों लगे हैं। कि ड्वेन की पीओवी से हमारे लोगन को देखा जाए तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ड्वेन उसे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि यंग मास्टर लोगिन बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हैं और अगर उनका मन हो या ना हो, लेकिन इस 3 मिलियन को तो वो सारा का सारा उसके पास तो नहीं छोड़ सकते। इन्हें ये तो शेयर करना ही पड़ेगा। और यही वजह है कि ड्वेन आज फर्स्ट टाइम हमारे यंग मास्टर लोगिन के कमरे में आया है और एक मुस्कुराहट लेकर हमारे यंग मास्टर लोगिन को ग्रीटिंग्स पेश कर रहा है। और अब ड्वेन मक्खन लगाने के लिए तैयार होता है। वो सबसे पहले इस बात को क्लियर करता है कि यहाँ पर उनके आने की वजह और कोई नहीं बल्कि जस्ट हेलो हाय कहना था। और अगर उसे कुछ डिस्कस करना है जो कि उसे काफी ज्यादा अच्छा लगा और उसके नजरिए से उस पर काफी अच्छा इंप्रेशन छोड़ा, तो वो लोगन को अपने खुद के हक के लिए खड़े होने का था। इसी बात को कहते हुए ड्वेन उन्हें काफी ज्यादा मक्खन मलाई भी लगाता है। जैसा कि यंग मास्टर ने अपने खुद के हक के लिए बात की तो वो सब कुछ देखकर ड्वेन काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए और वो यंग मास्टर को ही फॉलो करेंगे। और अगर ड्वेन अपने मन की बात करे तो इस फैमिली का हकदार यंग मास्टर लोगिन को ही होना चाहिए, क्योंकि अब तक लोग उसे काफी ज्यादा गलत समझते आ रहे थे। लेकिन अब जाके ड्वेन की तरह जो लोग भी सोचते होंगे तो उनकी नजरों में यंग मास्टर लोगिन ही सबसे बड़े जीनियस हैं। ये कहकर ड्वेन अपने मन ही मन में कहता है कि इस बेवकूफ बच्चे के लिए इतनी तारीफ तो काफी ही होगी, क्योंकि अब तक जितने भी इसने काम किए हैं तो उससे इसको सिर्फ बेइज्जती ही मिली है और इसने अब तक कोई ढंग का काम नहीं किया और किसी के मुंह से इसने आज तक कोई तारीफ भी नहीं सुनी। तो इस तारीफ को सुनने के बाद ये अपने दिल को भी खोल देगा और अपने बटुए को भी। इसलिए ड्वेन इंतजार कर रहा होता है कि यंग मास्टर कब हंसते हुए अपने दिल को भी खोल लेंगे और अपने बटुए को भी, ताकि अपने खजाने में से ड्वेन को उसका हिस्सा दे दे, जिस पर ड्वेन की काफी टाइम से नजर जो थी। लेकिन जिस तरह ड्वेन सोच रहे थे तो उसका ऑपोजिट ही रिएक्शन उसे मिलता है। लोगन उनकी ये बकवास सुन के कहता है कि यहाँ पर आने का तुम्हारा मकसद क्या है, सच सच बताना, क्योंकि तुम्हारी बातों से मुझे घिन आ रही है। जो कि सुनकर ड्वेन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह वो सोच रहे थे तो ये बच्चा तो उसके चंगुल में फंस ही नहीं रहा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन 3 मिलियन का ख्वाब तो वो भूल ही जाए। इसलिए वो धीरे धीरे करके अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि यंग मास्टर लोगिन, आपको खुद ही पता होगा कि फैमिली के क्या हालात चल रहे हैं। इस फैमिली को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है और वो भी छोटी मोटी कोई रकम नहीं बल्कि बहुत बड़ी रकम, जो कि बहुत सालों के बाद हमारी फैमिली के हाथों लगी है। ये वाली बात सुनकर लोगिन कहता है, फैमिली, पैसा, किस पैसे की बात हो रही है? अगर तुम इस पैसों की बात कर रहे हो तो भूल ही जाओ, क्योंकि ये मेरा पैसा है। ड्वेन को अपने सवाल का जवाब तो मिल गया है, लेकिन इस जवाब का कभी भी एक्सपेक्टेशन ड्वेन ने नहीं किया था और उसे लगा था कि काफी आसानी से ये पैसा उसके हाथों लगेगा, जिससे 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो उसे कुछ और ही सुनने को मिल रहा है और वो थक चुका है, वो भी भीख मांग मांग के। इसलिए वो इतनी आसानी से हार तो नहीं मानने वाला और दोबारा ट्राई करता है। और दोबारा अब अपनी पीओवी से वो हमारे लोगिन को कुछ ऐसा देखता है, एक लालची बंदा
जो कि अपने फैमिली की मदद नहीं करना चाहता और ये सारे पैसों को अपने पास ही रखना चाहता है, जिसका ढंग से इस्तेमाल करना तो इस बच्चे को आता ही नहीं होगा और ये सारे पैसों को वो जाया कर देगा। और अगर वाकई में ये इसको पैसा नहीं देगा तो इससे गिरा हुआ इंसान ड्वेन ने आज तक कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और खुद को थोड़ा सा शांत करके कि नहीं यंग मास्टर छोटे हैं इसलिए वो इस तरह की बकवास कर रहे हैं, इसलिए तो वो यहाँ पर उनको समझाने के लिए आए हैं। और ड्वेन को अगर ये पैसा नहीं मिलता है तो उसको दोबारा से अपने पुराने दिनों की तरह सब लोगों के पैर पड़ना पड़ेगा। एक एक जगह से लोन लेकर अपनी फैमिली की इस फाइनेंशियल हालात को वो नॉर्मल तो चला रहा है, लेकिन अब तक उसे कुछ फायदा नहीं मिला और वो और भी इस दलदल में फंसता जा रहा है। और ड्वेन इतना ज्यादा डेस्परेट हो जाता है कि वो रोने भी लगता है, जो कि देख लोगन अपने मन ही मन में कहता है कि इस बंदे को तो अपना जवाब तो मिल गया है और मैंने इसको क्लियर भी कर दिया कि अगर वो इस पैसों की बात कर रहा है तो ये पैसा तो मेरा है, लेकिन आखिर ये रो क्यों रहा है। तभी लोगन कुछ ऐसी बात कहता है जिससे ड्वेन डायरेक्ट मेन मुद्दे पर आता है। लोगन पूछता है कि क्या फैमिली की हालत इतनी खराब हो गई है, जो कि सुन अब ड्वेन और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते और उन्हें बताते हैं कि यंग मास्टर शायद आपको पता नहीं, लेकिन बैंक से हमने 3 मिलियन का लोन लिया था और उसको हमने आज तक पूरा भी नहीं किया, लेकिन लोन लेने का इंटरेस्ट भी हमें अदा करना होगा, जो कि तकरीबन जैसे ही वो इंटरेस्ट रेट बता रहा था तो लोगन उसको इंटरेस्ट रेट बताता है कि 1,50,000 यही हमारा इंटरेस्ट रेट है। ये सुनकर ड्वेन कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इस बच्चे को इस इंटरेस्ट के बारे में कैसे पता है। तभी कुछ और चीजें भी हमारा लोगन ड्वेन को बताता है कि हार्वेस्ट का टाइम चल रहा है तो तुम इस लोन को काफी आराम से पे भी कर पाओगे, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते। ये सुनकर ड्वेन कहता है कि आखिर इस बच्चे को इतना ज्यादा क्यों पता है, लेकिन जो हकीकत है वो तो इसे बताने ही होगी। ड्वेन इस बात को रिवील करता है कि हर एक चीज को शुरू करने से पहले हमें अपनी बजट को देखना पड़ता है, क्योंकि हमारा बजट ही इतना टाइट है कि अगर हम थोड़ी सी भी फजूल खर्ची करते हैं तो दोबारा से हमें लोन लेना पड़ता है। इसलिए यंग मास्टर हमें आपकी पैसों की जरूरत है ताकि जो कर्जे इस फैमिली पर हैं और ये घुटन जो कि कैसल में इस पैसों की वजह से फैली हुई है वो थोड़ी सी कम हो जाए, और ये मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं। लेकिन लोगन अपने पैसे नहीं देना चाहता और वो ड्वेन से माफी मांगता है कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, जिससे ड्वेन डेस्परेट होकर कहते हैं कि यंग मास्टर जितना मुझे लगता है तो आपको अपनी फैमिली के हालात के बारे में पता है, लेकिन फिर भी आप इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। जो कि सुनकर लोगन इस बात को रिवील करता है कि जो तुमने बोला है वो ठीक है, मैं जानता हूँ कि फैमिली की कंडीशन कैसी चल रही है, लेकिन तुमने बिल्कुल ठीक बोला, मैं इस बात को नजरअंदाज कर रहा हूँ। जो कि सुनकर ड्वेन कहता है कि देखा मुझे पता था कि यंग मास्टर अपनी फैमिली को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे, लेकिन रियलाइज करने के बाद उसे झटका लगता है कि ये इसने क्या बोल दिया। लगता है कि इसके अपने ही कुछ रीजंस हैं, और जब लोगन उन रीजंस को रिवील करता है तो पता चलता है कि वो आज के बारे में नहीं बल्कि फ्यूचर के बारे में भी सोच रहा है। इन पैसों को सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा और इसके लिए लोगन के साथ एक अच्छा प्लान भी है। ड्वेन जो कि ये सुनकर अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि खोसट बच्चे तेरे को क्या पता कि बिजनेस कैसे होता है। ये कोई बच्चे के मुंह से कैंडी छीनने की बात नहीं हो रही बल्कि बिजनेस की बात हो रही है, इसलिए जल्दी कर और अपने पैसों को मेरे हवाले कर दे। लोगन जो कि ड्वेन की बातों को सुनने के लिए राजी हो जाता है तो ड्वेन से पूछता है कि चलो इस बात को ऐसे लेके चलते हैं कि अगर वो कल को इस कर्जे को पे कर देता है तो उसके बाद आगे क्या होगा। तो ड्वेन जवाब में कहते हैं कि हमारे पास बजट ज्यादा हो जाएगा और हम कुछ सालों तक चैन की सांस ले पाएंगे। लेकिन जब उसके आगे पूछता है तो ड्वेन के पास इसका जवाब नहीं होता, क्योंकि वो जस्ट प्रेजेंट के बारे में ही सोच रहा है, और अगर प्रेजेंट के बारे में सोचेगा तो फ्यूचर में दोबारा उनकी यही हालत होगी। ये एक विशियस साइकिल है जिसमें इनकी फैमिली फंस चुकी है और ना ही उनके पास कोई अपना प्रोडक्ट है जिसको वो मार्केट में बेच दे। तो इसी विशियस साइकिल को वो तोड़ने के बारे में वो कब से सोच रहा था, इसलिए उसने पहले से ही प्लान प्रिपेयर करके रखा है। ड्वेन जो कि हमारे लोगन की बातों को सुनकर काफी ज्यादा शॉक में होता है कि क्या ये वही बंदा है, ये तो पूरा का पूरा बदल चुका है। और ड्वेन को पहले लगता था कि इस खूसट बच्चे को अपनी फैमिली की कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन अब जाके लोगन ने उसका पूरा नजरिया ही बदल दिया। और लोगन ड्वेन से एक फेवर भी लेना चाहता है, अगर उस फेवर को वो पूरा कर देता है तो वो शायद थोड़ी बहुत मदद करे इस कर्जे को चुकाने में। और जब ड्वेन उस फेवर के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि वो अपने ड्वेन से कुछ मर्सनरीज को इकट्ठा करने का ऑर्डर होता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा लोगन अपने सामान को पैक कर रहा है, उसको बाहर जाके काफी सारे कामों को निपटाना है। लेकिन रिक जो कि ये सब कुछ देखकर लोगन को रोकता है, क्योंकि कैसल के कुछ हालात ऐसे टेंस है कि लोगन बाहर अपने पैट्रियार्क से ऑर्डर लेके तो नहीं जा सकता। जिसके जवाब में लोगन कहता है कि वो यहाँ से छिप कर जाएगा। रिक काफी ज्यादा शौक में पड़ जाता है, लेकिन लोगन को फैमिली के हालात ठीक करने हैं और इस टाइम पे अगर वो गलत ना हो तो किंगडम में वो बंदा उसे मिल जाएगा जिसको उसकी तलाश है। वो सब कुछ पहले से इसलिए जानता है क्योंकि पास्ट के लाइफ में इस टाइम पर उसको फैमिली से जब निकाल दिया गया था तो किंगडम में वो यहाँ वहाँ दौड़ रहा था, और इसलिए उसे सब कुछ पहले से ही बाहर के हालात के बारे में पता है कि कौन कब कहाँ एंट्री मारने वाला है।
लेकिन जहाँ तक रिक की बात हो रही है तो उसने जब ये सुना कि यंग मास्टर लोगिन छिपकर बाहर जाने वाले हैं तो उसके तो पैरों तले जमीन घिसक जाती है और वो इस काम को करने से लोगिन को रोकना चाहता है। और अगर वो उसकी बात को नहीं सुनेंगे तो वो जमीन पर लेट जाता है और कहता है कि अगर जाना ही है तो मेरे पे चल के जाना पड़ेगा। जो कि देखकर लोगिन उसकी बात से सहमत होकर कहता है कि चलो ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी है मैं वैसा ही करूंगा। और उस पर बस अपना पैर रखने ही वाला था तो रिक घबराहट में लोगिन को रुकने का बोलता है। लोगिन रुक तो जाता है लेकिन वो जस्ट मजाक कर रहा था। वो छिपकर तो जा रहा है लेकिन लेटर अपने फादर के लिए जरूर छोड़ के जाएगा। लेकिन रिक क्यूरियस होता है कि लेटर में ऐसा क्या लिखे जाएगा, जो कि जब हमें बाद में दिखाया जाता है तो रिक की तो मानो पैंट गीली हो जाती है। और जहाँ तक पैट्रियार्क की बात हो रही है तो उनका गुस्सा तो गर्म पानी की तरह उबल रहा है, क्योंकि लेटर में उन्होंने अपने फादर के लिए लिखा था कि फादर, मैं आपका हार्ट ब्रोकन बेटा यहाँ से जा रहा हूँ, हमेशा के लिए तो नहीं लेकिन जस्ट फ्रेश एयर लेने के लिए। मेरा दिल चूर चूर हो गया है इसलिए मैं बाद में आऊंगा। आपका प्यारा बेटा लोगिन। लोगिन ने तो ये लेटर लिख लिया है लेकिन अब गुस्सा रिक को ही झेलना पड़ेगा। गुस्से में पैट्रियार्क अपने बेटे को मैडमैन यानी कि पागल बुलाते हैं। पागल के बच्चे, रुको, मैं पागल नहीं, पागल लेकिन फिर भी तो ये मेरा बेटा हुआ, अरे करना क्या चाहते हो। और साइड में रिक की तो हवा टाइट हुई होती है और उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा होता, लेकिन मन ही मन में वो यंग मास्टर लोगिन से काफी ज्यादा नाराज होता है कि उन्होंने आखिर लेटर में ऐसा क्या लिख दिया जिससे पैट्रियार्क इतना गुस्सा हो गए हैं। जिसके बाद हमें राइटर इस फैमिली के बारे में बताता है, यानी कि हमारे एमक्लेन फैमिली के बारे में, कि क्या ये पहले से ही कुछ इसी तरह ही थी या फिर इसका ये निजाम तभी चेंज हुआ जब पैट्रियार्क इसके न्यू रूलर बने। तो हमें राइटर बताता है कि कई सालों पहले ये एमक्लेन फैमिली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट थी कि इसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। यहाँ तक कि आज की डेट में जितनी भी ये फैमिली इस एमक्लेन फैमिली से आगे निकल चुकी है, वो भी ताकत में और फाइनेंशियल हेल्थ में, तो ये सारी गलती इस न्यू करंट पैट्रियार्क की है। ये इतना भोला है कि ये हर किसी के बातों में आ जाता है और ये हर एक चीज को खो देता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइड के लिए। प्राइड रखना जरूरी होता है लेकिन बेवकूफी जो कि किंगडम को ही इस हालत में ला दे तो इस प्राइड का क्या ही करना। इसलिए तो इससे पहले के जितने भी पैट्रियार्क रह चुके हैं तो उनकी रेपुटेशन को खराब करने वाला और कोई नहीं बल्कि करंट पैट्रियार्क है। करंट पैट्रियार्क के एंसेस्टर ने उसके लिए इतने जमीनें छोड़ी थी और इतने सोल्जर्स कि अभी तक वो एमक्लेन की फैमिली को उसी पोजीशन पर बरकरार रख सकता था। लेकिन भोलेपन नहीं बल्कि बेवकूफी की वजह से उसने सब कुछ खो दिया। यहाँ तक कि उसे सब लोग गरीब से गरीब भी बुलाने लगे और हर कोई उन्हें लाइटली लेने लगा। जिसके बाद अगले सीन में हम अपने मेन कैरेक्टर लोगिन को देखते हैं। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब दिख रही है और वो चलते चलते काफी थक भी चुका है, लेकिन इसको रुकना नहीं क्योंकि वो और टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता और वो जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली को उस पीक तक पहुंचाना चाहता है जो कि उसका फादर नहीं कर पाया। लेकिन इसके लिए सबसे पहले एक बिजनेस प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए और एक बिजनेसमैन के जो कि उसके बिजनेस को संभाले। और एडिशनली उन लोगों को 3 मिलियन गोल्ड से भी ज्यादा पैसा चाहिए अगर उनको उस विशियस साइकिल को तोड़ना है, क्योंकि अगर ये ना कर पाए तो ये इस विशियस साइकिल से नहीं निकल पाएंगे और दोबारा कर्जों में डूब जाएंगे। इसलिए तो हमारा लोगिन ग्रेटफुल है कि उसे फ्यूचर के बारे में पता है कि आगे जाके कौन कितना फेमस होगा और कौन कितना नहीं, किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं, और कौन सा प्रोडक्ट काम करेगा और कौन सा प्रोडक्ट बेकार है। लेकिन बिजनेस चलाना एक हलवा नहीं जो कि प्लेट से खाया जाए, उसके लिए एक तगड़े आदमी की जरूरत है जो कि यहाँ पर उसे मिल सकता है। और उस बंदे को ढूंढने के लिए हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ग्रेंडिया किंगडम के सबसे मोस्ट ट्रेडिंग सिटी में आया है, सिटी केल, जहाँ पर वो ट्रेडर जो कि हमारे लोगिन की मदद कर पाएगा तो वो लोगिन को यहीं पर ही मिलने वाला है। बाजार में इंटर करते ही हम सब लोग ये देख सकते हैं कि जैसा कि इस सिटी के बारे में लोगिन ने हमें बताया है तो ये सेम टू सेम वैसे ही है, मोस्ट ट्रेडियस कंट्री, जहाँ पर भर भर के लोग आए होते हैं और वो अपने प्रोडक्ट को बेचकर पैसा कमा रहे होते हैं। कुछ लोग जेम्स को बेचते हैं और कुछ लोग इक्विपमेंट्स वगैरह और वेपन्स भी यहाँ पर अगर किसी को खरीदने हो तो काफी अच्छी क्वालिटी के और काफी अच्छे दाम में वेपन्स को भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इसलिए ही तो ये सिटी केल सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर वो हर एक चीज मिल सकती है जिसके बारे में आप चाहत रखते हो। लेकिन लोगिन के तो कुछ अलग ही प्लान है। वो यहाँ पर एक ऐसे बंदे को ढूंढने के लिए आया है जो कि फ्यूचर में सबसे बड़ा ट्रेडर बनेगा और उसको अगर अच्छी तरह से याद हो तो इस वक्त वो बंदा इसी सिटी केल में रहता था और उसकी लोकेशन के बारे में भी लोगिन को पहले से ही पता होता है, थैंक्स फॉर उसकी पास्ट मेमोरी, क्योंकि इसी मेमोरी की वजह से ही वो इतने काबिल लोगों को जो कि अब तक फेमस नहीं हुए और फ्यूचर में फेमस होने वाले हैं तो उनको अपने साथ मिला लेगा और अपना भी फायदा होगा और उनका भी। आखिर में लोगिन उस बंदे का नाम भी रिवील करवाता है कि वो बंदा अपने निकनेम से जाना
जाना जाता है, वो भी गोल्ड बग के नाम से, एक सोने का कीड़ा। लेकिन अगर उसके रियल नेम की बात की जाए तो उस गोल्ड बग का नाम फिलिप क्लाउड है। और इसी के साथ साथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन जो कि एरीज एम्पायर में है, उसके बारे में भी हमें कुछ चंद बातें बताई जाती है। एक ऐसा नेशन जो कि मेरिट सिस्टम पर निर्भर है, जहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि तुम मर्द हो या फिर औरत। अगर तुम्हारे साथ टैलेंट है तो तुम इस नेशन में काफी ऊंचाइयों को छू सकते हो। अगर आसान अल्फाजों में तुम्हें इस नेशन को डिफाइन करना हो तो यहाँ पर तुम ये कह सकते हो कि इस नेशन में तुम अपनी रिचनेस को और अपनी पावर को खुलेआम इस्तेमाल कर सकते हो और उसे बिना किसी रुकावट के एंजॉय भी कर सकते हो, और तुम्हें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर एम्पायर ही तुम्हारा साथ दे रही है तो तुम्हें किससे डरना। और इन सारी बातों से ये जो नेशन इतना ज्यादा फेमस है तो ये झूठ नहीं है। ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा ताल्लुक किस फैमिली से है और तुम कौन से कॉन्टिनेंट और कौन से एम्पायर से हो। तुम यहाँ पर अगर आसमानों को छूना चाहते हो और उसके लिए तुम में दम है तो इस नेशन में तुम्हारा स्वागत है। और सबसे बड़ी बात कि अगर इस एम्पायर के एक परफेक्ट एग्जाम्पल की बात की जाए तो वो और कोई नहीं बल्कि ये क्लाउड फिलिप है, एक हमारा गोल्ड बग, जो कि इसी एम्पायर में पला बड़ा है। और इसकी ट्रेडिंग स्किल इतनी ज्यादा है कि ये हर एक कॉन्टिनेंट को वेपन्स बेचता है। आसान अल्फाजों में ये एक वेपन मर्चेंट है जो कि हर जगह पर वेपन से बेचता है। अगर दो कॉन्टिनेंट के आपस में जंग हो रही हो तो ये दोनों को वेपन बेचता है। और सबसे बड़ी बात कि जिस होम टाउन से ये ताल्लुक रखता है, अगर उस पर भी कोई हमला करे तो अपने पैसों से अपने कॉन्टिनेंट को ये बचाता था, चाहे ये किसी और कॉन्टिनेंट में ही क्यों ना हो और उसी पर ही हमला क्यों ना करवाना हो। ये इन रूल्स का भरपूर फायदा उठाता था और अपने होम टाउन को और खुद को इतनी पीक पर ले गया कि इसकी कोई हद ही नहीं थी। सब लोग इसे द ग्रेटेस्ट वॉर मर्चेंट से भी जानते थे, लेकिन इस कांड करने के बाद लोग इसे ट्रेडर ऑफ द ग्रैंडिया किंगडम से भी बुलाया करते थे। बट अगर रियलिटी की बात की जाए तो ये तो बिजनेस ही है। अगर अपने होम टाउन को प्रोटेक्ट करना हो वो तो ये जरूर करेगा, लेकिन लोगों को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक ही कॉन्टिनेंट में रहकर उसी के ही खिलाफ वही वेपन इस्तेमाल करना जो कि उसी को ही सप्लाई कर रहे हो, तो इस वाली हरकत को आखिर कोई क्यों नजरअंदाज करे। लेकिन जंग में तो सब कुछ जाहिज है, इसलिए इस बात पर फिलिप क्लाउड को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जो काम उसे जरूरी लगता था वो वही कर रहा था और वो खुद की मर्जी का मालिक था, क्योंकि उस पर किसी का भी प्रेशर नहीं था, क्योंकि वही था जो कि सबको वेपन सप्लाई करता था। इसलिए किसी ने भी उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। तभी सीन दोबारा प्रेजेंट पर आता है और उस बंदे को हमारे लोगन ने आखिरकार ढूंढ लिया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो कहानी अभी ऑथर ने हमें इस फिलिप क्लाउड के बारे में बताई है और जो जानकारी हमारे लोगन के साथ है, तो उस हिसाब से तो इस बंदे को काफी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए था। लेकिन इस स्टेट में क्लाउड फिलिप को देखने के बाद लोगन को लगता है कि वो किसी गलत बंदे के पास आया है। जस्ट उसका नाम सेम हो सकता है, लेकिन ये वो बंदा नहीं हो सकता। जब स्क्रीन टाइम उस बंदे पर पड़ती है तो शक्ल से भी नहीं लगता कि क्लाउड फिलिप यही बंदा है। लोगन ने तो सुना था कि वो इसी जगह से पला बड़ा है, लेकिन इस तरह की हालत में उसे देखकर लोगन को डाउट होने लगता है कि कहीं वो गलत बंदे को ना उठा ले। लेकिन ये कोई मिस्टेक नहीं, क्योंकि ये रियलिटी है और यही क्लाउड फिलिप है जो कि इतनी बेचारी हालत में है। फिलिप की इतनी बेचारी हालत के पीछे आखिर रीजन क्या हो सकता है, तो ये तो खुद हमें क्लाउड फिलिप ही बताता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो कि इस तरह यहाँ पर बीच सड़क में बैठा हुआ है, वो भी किसी बात को लेकर जिसने उसको इतना मजबूर कर दिया कि बीच सड़क में भिखारियों की तरह बैठ गया। तो क्लाउड फिलिप कहते हैं, गंदे कमीने लोग, मुझे इस तरह बुरी तरीके से स्कैम कर दिया। मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, मैंने इन पर विश्वास भी किया था, लेकिन इन कमीनों की हिम्मत तो देखो, मुझे स्कैम करके चले गए। चले तो चले गए, लेकिन मुझे इस हालत में भी छोड़ दिया। मैं इस हालत में आखिर कहाँ जाऊँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। रहने को ना जगह और पीने को ना पानी, खर्च करने को ना पैसा और भूख मिटाने के लिए ना खाना। आखिर जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? क्या मुझे कोई अडॉप्ट करेगा? लेकिन मेरी उम्र भी नहीं है। मेरी उम्र में लोग तो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। अब तो सिर्फ मैं एक मिरेकल का ही इंतजार कर सकता हूँ कि कोई एंजल आ जाए और मुझे अपने साथ उठा ले और मेरी पूरी जिंदगी को ही बदल दे। क्लाउड फिलिप को ढूंढते ढूंढते हमारे लोगन को इसके बारे में पहले से ही पता था कि उसके बिजनेस में कुछ लोगों ने उसके साथ स्कैम कर दिया, जिसकी वजह से उसकी हालत कुछ बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन जिस तरह के लोगन एक्सपेक्ट कर रहा था, तो इसकी ये सिचुएशन तो उससे कहीं ज्यादा वर्स है। लोगन को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये बंदा वाकई में इस स्टेट में मेरी मदद कर पाएगा या नहीं। और जहाँ तक क्लाउड फिलिप की बात हो रही है, तो वो अपना सिर पकड़ के कहता है कि मुझे तो मर जाना चाहिए। अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरे साथ कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ गवा दिया है। इसलिए इस मिजरेबल लाइफ को मैं खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी इस तरह की लाइफ जीने का मेरा कोई शौक नहीं है। तभी अचानक से लोगन क्लाउड फिलिप से कहता है, एक्सक्यूज मी सर, क्या आपका नाम ही क्लाउड फिलिप है? क्लाउड फिलिप को समझ में नहीं आ रहा कि ये आवाज किसकी हो सकती है, लेकिन ये कभी उसने सुनी नहीं। जब वो उस आवाज की ओर देखता है तो चमकता हुआ लोगन उसके सामने खड़ा होता है, जो कि उसको अपनी ग्रीटिंग्स पेश करता है और साथ में दोबारा सवाल करता है, अगर मैं गलत नहीं तो आप ही क्लाउड फिलिप है ना?
लोगन को देखकर और उसके सवाल को सुनने के बाद क्लाउड फिलिप इस बात से इनकार नहीं करता और वो कहता है कि हाँ, मैं ही क्लाउड फिलिप हूँ, और मन ही मन में कहता है कि लाल बाल और लाल आंखें, आखिर ये बंदा कौन हो सकता है और ये मेरा नाम कैसे जानता है। लेकिन इससे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे फील हो रही है जो कि कुछ ठीक नहीं लग रही। लोगन को ये पता लगने के बाद कि यही क्लाउड फिलिप है तो वो थोड़ा सा स्कैरी अंदाज में कहता है, ओह तो आप है क्लाउड फिलिप, चलो शुक्र है कि आपको मैंने आखिरकार ढूंढ ही लिया। मैं कब से आपका पता यहाँ वहाँ से लगा रहा था, लेकिन मजाल के कोई मुझे आपके बारे में बताए। लगता है कि यहाँ पर आपको ज्यादा लोग जानते नहीं हैं। लेकिन खैर एनीवेज, अब जबकि मैंने आपको ढूंढ लिया है तो क्या आप मुझे अपनी जिंदगी के कुछ चंद मिनट्स दे सकते हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा प्रेशियस है। मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ और अगर आप इंटरेस्टेड हैं और टाइम है तो चलिए टॉपिक पर बात करते हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। लोगन की बात को सुनकर क्लाउड फिलिप अच्छा फील नहीं करते और उन्हें डर लगता है, वो भी किसी वजह से, और अंदर ही अंदर कहते हैं, ये आदमी आखिर कौन है, ये मेरे बारे में कैसे जानता है, ये जिस नजरों से मुझे देख रहा है तो ये मैं काफी टाइम देख चुका हूँ। तो आखिर क्लाउड फिलिप किस नजरों की बात कर रहा है, तो काफी टाइम से क्लाउड फिलिप खुद भी एक बिजनेसमैन रहा है और बिजनेस के रिलेटेड वो काफी लोगों से मिला भी है और बातचीत भी किया है। इसलिए क्लाउड फिलिप की सोशल स्किल इतनी ज्यादा है कि वो किसी की नजरों से बता सकता है कि इस बंदे को उससे क्या चाहिए। तो उस वक्त में क्लाउड फिलिप हमारे लोगों की आंखों में जो फीलिंग को फील कर पा रहा था तो वो और किसी चीज के बारे में नहीं बल्कि वो लालच था जो कि बिजनेस में काफी टाइम वो फेस कर चुका है और उसकी वजह से फिलिप को काफी ज्यादा नुकसान भी उठाने पड़े हैं। इसलिए तो फिलिप कहे कि आखिर क्यों उसे ये फीलिंग जानी पहचानी लग रही है, क्योंकि यही तो वो बदतर फीलिंग है जिसने अभी तक उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। लालच जो कि हर किसी को अंधा कर देता है। तो लोगन भी इस लालच की ही फीलिंग के साथ क्लाउड फिलिप के पास आया है क्योंकि वो क्लाउड फिलिप को अपने किंगडम के भले के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और उसे भी फायदा पहुंचाना चाहता है। लेकिन है तो ये लालच, तो इसलिए क्लाउड फिलिप इसके कुछ बोलने से पहले ही उसके विचार समझ जाता है। और जहाँ तक क्लाउड फिलिप की बात हो रही है तो लोगन की इस ग्रीड को देखने के बाद और उसकी टाइमिंग और उसके इस डरावने चेहरे को देखने के बाद और खास करके उसके इस आर्मर को देखने के बाद जो कि उसने पहना हुआ है और काफी गंदा है, तो क्लाउड फिलिप को लगता है कि शायद से ये कोई मर्सनरी गैंगस्टर है जो कि उस चीज को वापस लेने के लिए आया है। लेकिन तभी बीच में ही लोगन अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। लेकिन फिलिप की इस तरह हालत हो गई थी कि वो उसकी बात को बीच में ही काट कर कहता है कि रिपेमेंट का दिन अभी तक नहीं आया तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे पास एक पूटी घोड़ी भी नहीं है और तुमने इस खबर को सुन लिया होगा कि मेरे बिजनेस में मेरे साथ स्कैम भी हुआ है, तो तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक पूटी कौड़ी भी नहीं है, तो इसलिए तुम यहाँ से दफा हो सकते हो। लोगन उसकी गलतफहमी को दूर करने के लिए जब उसे कहता है कि नहीं, वो यहाँ पर अपनी पेमेंट के लिए नहीं आया बल्कि किसी और चीज के रिलेटेड आया है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मजाल है कि क्लाउड फिलिप अपने लोगन की बात सुने। वो तो बिल्कुल एक चिवावा कुत्ते की तरह उस पर भौंकते जा रहा था। वो खुद के कंट्रोल में नहीं, उसे तो सिर्फ डर लग रहा है कि आखिर ये मर्सनरी गैंगस्टर उसके साथ क्या करेगा अगर उसने इसे पे नहीं किया। लेकिन रियलाइज करने के बाद कि उसके बातों के बीच में ही इसने कुछ बोला कि वो यहाँ पर किसी और चीज के रिलेटेड आया है, तो वो एकदम शांत हो जाते हैं। और जहाँ तक लोगिन की बात हो रही है तो वो क्लाउड फिलिप को कहकर कि क्लाउड फिलिप बकवास करने की जरूरत नहीं, आई मीन आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। मैं यहाँ पर आपसे पैसे वसूल करने के लिए नहीं आया और ना ही मैं आपसे कभी पहले मिला हूँ, तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर जिस चीज के रिलेटेड आया हूँ तो वो आप में इन्वेस्ट करना है। जो कि सुन के फिलिप के तो पैरों तले जमीन घिसक जाती है, क्योंकि अभी अभी उसके बिजनेस में उसके साथ स्कैम हुआ है और इतनी जल्दी उस पर कोई भरोसा कर रहा है कि वो उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। लेकिन क्यों, आखिर ये बंदा है कौन, ये उसके साथ इतना जेनरस क्यों है, और इन्वेस्टमेंट वो भी उसमें, क्या ये कोई बेवकूफ है। क्लाउड फिलिप को अभी तक शक हो रहा था और वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर रहा कि कोई ऐसा बंदा उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है कि वो उससे पहली मर्तबा मिल रहा है। और सबसे बड़ा प्रूफ कि उस बंदे में इन्वेस्टमेंट जो कि उसके आंखों के सामने फेल हो गया, लेकिन फिर भी इस बात को इग्नोर करके वो मुझ में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो ये बंदा तो काफी ज्यादा पागल है, एक क्रेजी बास्टर्ड। और इस बात में कोई शक नहीं कि ये एक क्रेजी बास्टर्ड है, क्योंकि आखिर इस दुनिया में ऐसा कौन हो सकता है जो कि बिना किसी इंट्रोडक्शन किए हुए और उस बंदे को देखकर जो कि फेल हो गया है और इतनी बेचारी हालत में है और फिर भी उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो इससे बड़ा तो क्रेजी बास्टर्ड आज तक क्लाउड फिलिप ने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा। क्लाउड फिलिप को लगता है कि ये बंदा उसके साथ स्कैम करने वाला है, लेकिन अगर ये स्कैम करेगा ही तो खोने को उसके साथ कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे डर भी नहीं लग रहा। और ऊपर से फिलिप को ये भी लगता है कि ये उसे प्रैंक करने वाला है, लेकिन अगर ये सच में प्रैंक निकला तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगेगा। लेकिन उसकी ओर ठीक तरीके से देखने के बाद और बातें करने के बाद फिलिप को लगता नहीं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। इसलिए तो हिम्मत जुटा के फिलिप पूछता है कि तुम आखिर कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, तुम्हारे पास कितना है। जिसके जवाब में लोगिन कहता है कि जितनी आपको जरूरत है आप मुझे बता दीजिए, मैं उतना पे कर सकता हूँ। मैं यहाँ तक इतना पे करने के लिए तैयार हूँ कि आपके कर्जे चुकाने के लिए भी मैं एकदम रेडी हूँ। तो अगर आपको मेरी बात पर यकीन है तो चलिए कहीं जाकर आराम से बात करते हैं। मैं आपको आपके कमबैक करने में मदद करूंगा और आप मेरी मदद करना। मैं आपको आपके कर्जे से छुटकारा दिलाऊंगा और आप मेरी मुसीबत को अपने स्किल से
उसे दूर करना। लोगन की इन मक्खन मलाई वाली बातों को सुनकर फिलिप पिघलने लगता है और उसे यकीन नहीं आ रहा कि एक अनजान आदमी उसके कर्जे छुड़ाने में उसकी मदद कर रहा है और उसका भरोसा उस पर इतना है कि वो उसको उसके कमबैक करने में भी मदद कर रहा है। वो बंदा जो कि आज उसके सामने इस सिचुएशन में है, लेकिन फिर भी इतना यकीन। तो इससे क्लाउड फिलिप काफी ज्यादा इम्प्रेस और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वो कुछ अजीब चीज को नोटिस करते हैं कि इसने जो ये आर्मर पहना है तो इस पर काफी ज्यादा मिट्टी लगी हुई है। लगता है ये काफी दूर से आया है। लेकिन जरा रुको, ये मिट्टी धीरे धीरे करके हट रही है। ये क्या? इसके आर्मर पर ये जो क्रेस्ट लगा हुआ है ये तो मैं गलत नहीं हो सकता, ये उसी फैमिली से है। तो उसी फैमिली को कहकर उसका मूड एकदम से खराब हो जाता है, क्योंकि फिलिप ने ये रियलाइज कर लिया है कि ये आखिर किस फैमिली से है, इसलिए उसका मूड इतना खराब हो चुका है। और लोगन को अब तक ये पता नहीं चला कि क्लाउड फिलिप को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है। लोगन तो अपनी ही दुनिया में होता है, क्योंकि इतने समझदार बंदे में इन्वेस्ट करना जो कि आगे जाके इस पूरे कॉन्टिनेंट पर राज करेगा, तो उसको अपनी टीम में लाकर उसे काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू किया जाए। तो लोगन खुशी खुशी आखिर में क्लाउड फिलिप से पूछते हैं, चलो शुक्र है कि आपको मुझ पर यकीन आ चुका है और अब जबकि आपको डर नहीं लग रहा कि ये मुझे स्कैम करने वाला है और ना ही मैं करने वाला था, तो आप जरा अपनी अमाउंट बताइएगा जो कि आपको ठीक लगे। मैं उतना ही पे करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि मैंने पहले से ही बता दिया था कि आपके कर्जों को चुकाने में भी मैं आपका भरपूर साथ दूंगा, इसलिए आप जरा अपने मुंह मांगे अमाउंट का मुझे बता दीजिए ताकि मैं और भी ट्रस्ट बढ़ा सकूं और हमारी ये डील ये मैं पक्की समझूं। क्लाउड फिलिप जिसको ये पता चल चुका है कि आखिर ये बंदा कौन सी फैमिली से आया है, तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसे लगता है कि आजकल लोग उसे समझ के आ रहे हैं, कोई भी आकर उसे स्कैम करना चाहता है, यहाँ तक कि एक ऐसी फैमिली जो कि उसने एक्सपेक्ट की ही नहीं थी। और लोगन जो कि कब का अपनी बात को खत्म कर चुका है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक ये कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। क्या इनके पेट में दर्द हो गया है या फिर इनको कोई और ही मसला है। और आखिर में अपना टेम्पर खोने के बाद वो लोगन को सच सच बता देता है कि अगर तुम मुझे स्कैम करना ही चाहते थे तो तुम्हें कुछ अच्छा सा प्लान बनाना चाहिए था। शुक्र है मैं पहले से ही समझ गया था कि तुम्हारे इरादे क्या हैं और मैंने खुद को तुमसे बचा लिया, क्योंकि तुम भी मुझे बाकी लोगों की तरह स्कैम करना चाहते थे, वो भी एक ऐसे रूप में जो कि देखकर मुझे लगा था कि तुम तो एक एंजल हो और तुम कोई इन्वेस्टर नहीं हो बल्कि तुम एक स्कैमर हो जो कि मुझे स्कैम करना चाहता था और मीठी मीठी बातों में फंसाकर मुझे अपना पहले टीम मेंबर बना के बाद में मुझे कचरे की तरह ट्रीट करता। लोगन के लिए ये बातें थोड़ी सी अजीब थी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कुछ सेकंड्स में इसको क्या हो गया। तभी फिलिप उसके आर्मर पे लगे हुए क्रेस्ट की बात करता है कि ये जो सिंबल तुम्हारे आर्मर पर लगा हुआ है, तो इस फैमिली को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। साउथ वेस्ट की एक ऐसी फैमिली जिसका नाम एम क्लैन फैमिली है, और अगर तुम्हें जानना है कि मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में कैसे पता चला, तो उनके कुछ कारनामे ही ऐसे हैं। वो तो इतनी भिखारी फैमिली है कि पैट्रियार्क ने जिस औरत के साथ शादी की है उसी की ही फाइनेंशियल हेल्थ पे अभी तक उस फैमिली को चला रहा है, और उनके ऊपर इतने कर्जे हैं कि वो किसी कर्जे से भी खुद को निजात नहीं दिला सकते। उनके साथ तो खाने तक के पैसे भी काफी कम हैं, वो किसी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। और यहाँ पर तुम आके कहते हो कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ जो कि तुम्हारे इरादों को नहीं समझ पा रहा। और एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तुमने मुझे स्कैम करने की कोशिश की तो तुम्हें पब्लिकली एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसलिए सोच समझ के स्टेप लेना कमीने, क्योंकि मैंने तुम्हारे इरादों को पहले से ही पढ़ लिया है। तभी अचानक से वो दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ कोई पैसा नहीं तो ये उसे कैसे स्कैम करेगा और फिर बाद में इसे पब्लिकली एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। इसलिए उदासी में वो लोगन से कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मेरे साथ पैसा नहीं इसलिए तुम मुझे स्कैम नहीं कर सकते, और अगर तुम मुझे स्कैम नहीं कर सकते तो तुम्हें पब्लिकली एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। धत तेरी की किस्मत ही खराब है। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, तुमने एक गलत बंदे को चुना है, वो भी स्कैम करने के लिए। अगर स्कैम करना ही था तो किसी और बंदे को चुनते जिसकी फाइनेंशियल हेल्थ काफी अच्छी होती। लेकिन तुम जानते थे कि मेरी ये हालत है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे स्कैम करने की कोशिश की। तो तुमसे बड़े बेवकूफ स्कैमर मैंने आज तक कभी भी फेस नहीं किया है। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही तो कान खोल के सुन ले, मेरे साथ तुम्हें देने के लिए एक पूरी कौड़ी भी नहीं है। ये कहते हुए उसने लोगन के कंधों पर हाथ रखा होता है और उसे इतनी जोर जोर से हिलाता है कि लोगन उससे परेशान हो जाता है कि वो यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट के लिए आया था, लेकिन वो हर बारी किसी ड्रामे में क्यों फंस जाता है। क्या उसकी जिंदगी कोई मजाक है? लेकिन फिर भी मुझे इस बंदे को बर्दाश्त करना ही होगा, क्योंकि देखो इसकी हालत कितनी ज्यादा बुरी हो गई है। खर्च करने के लिए इसके साथ पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जजमेंट इसने मुझे बताए हैं जो कि सिर्फ एक बिजनेसमैन ही समझ सकता है। स्टेट में भी ये कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, इसलिए तो इस बंदे को मैं नहीं जाने दे सकता। मुझे कुछ भी करके इस बंदे को अपने साइड लाना ही पड़ेगा और इसे पहले तो शांत करना है, क्योंकि आसपास के लोग इकट्ठे हो रहे
रहे हैं। फिलिप इतनी जोर जोर से रो रहा होता है कि आसपास जितने भी बंदे होते हैं तो वो वहाँ पर एक दायरा बना लेते हैं कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। लेकिन फिलिप है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और बच्चों की तरह रोते हुए कहता है, मेरे साथ खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, पेट भरने के लिए ना खाना और पीने के लिए ना पानी, मेरा इस तरह जीने का आखिर क्या ही मकसद। एक बिजनेसमैन को तो इस दुनिया में चैलेंजेस चाहिए होते हैं, चैलेंजेस, लेकिन मैं चैलेंजेस से ही साइड हो गया तो अब मेरी जिंदगी इतनी बोरिंग है कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता हूँ, मुझे इस तरह की जिंदगी नहीं जीनी। तभी फिलिप को शांत करने का लोगन के पास एक तरीका आ जाता है कि इसको आखिर कैसे शांत करवाना है। तो उसको शांत करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि वो उसको स्कैम नहीं कर रहा, तो लोगन अपनी फोर्स पावर को अपने हाथों में लाकर उसे दिखाता है। लेकिन जैसे ही उसे आवाज देता है तो दोबारा से वो उस पर भड़कने लगता है। लेकिन तभी जब उसकी नजर फोर्स पावर पर पड़ती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इतने कम उम्र में फोर्स पावर को इस्तेमाल करना, वो भी इतने परफेक्ट तरीके से, तो ये बच्चा अगर उसे स्कैम करने की कोशिश करता है तो वो अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। इसलिए इस बात से क्लाउड फिलिप को क्लियर हो जाता है कि ये बंदा यहाँ पर उसे स्कैम करने के लिए नहीं आया। लेकिन फिर भी वो इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि ये एक ऐसे फैमिली से है जिस पर इतने कर्जे हैं, तो इसके साथ इन्वेस्टमेंट में कितना ही पैसा होगा और ये कितना ही अफोर्ड कर पाएगा, ये क्लाउड फिलिप देखना चाहता है। तो अब जबकि क्लाउड फिलिप शांत हो चुके हैं तो लोगन उससे कहता है कि मैं आपको पूरी जिंदगी के लिए हायर करना चाहता हूँ और मैं आपके लिए आपके कर्जे भी चुका दूंगा, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। मैं तुम्हें अपनी टीम में हमेशा हमेशा के लिए रखना चाहता हूँ, तो कर्जों के बदले क्या ये डील ठीक है या नहीं। अगेन फिलिप उसकी फैमिली की फाइनेंशियल हेल्थ को बीच में लाकर कहता है कि आई एम सॉरी, लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि आपकी फैमिली के क्या हालात चल रहे हैं और ऊपर से आप कहते हैं कि मेरे कर्जों को चुका देंगे और मुझे पूरी जिंदगी के लिए हायर करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए माफ करिएगा, मुझे इस डील में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अपने बैग को नीचे फेंक कर वो फिलिप से लास्ट टाइम पूछता है कि चलो ठीक है, तुम्हारा कर्जा कितना है कि मैं उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता। फिलिप कहता है कि 2,50,000, जो कि सुनकर लोगिन कहता है कि बस इतना ही, तुम 2,50,000 की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें इससे दुगना दूंगा, मैं तुम्हें 50,000 एक्स्ट्रा देता हूँ। और जैसे ही धीरे धीरे करके वो बैग खोलता है तो उन सिक्कों की चमक फिलिप के चेहरे पर पड़ना शुरू हो जाती है और फिलिप कहता है कि आखिर इस बैग में ऐसा क्या है जो कि इतना चमक रहा है। और हमारा लोगिन जो कि अभी तक फिलिप को इस बात की गारंटी देता है कि वो उसके कमबैक करने में भी उसकी मदद कर सकता है, तो मैं टोटल तुम्हें 5,50,000 देने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मेरे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो। तो बैग में सिर्फ चमकते हुए सिक्के नहीं बल्कि अब लोगिन भी दोबारा एक एंजल की तरह उसे चमकता हुआ दिखता है और वो अपने मन ही मन में कहता है, अरे वाह, ये बंदा तो एक एंजल है, मैं कब से इसे बुरा भला कह रहा था, इसकी फैमिली के बारे में भी मैंने बुरा भला कहा, लेकिन वाकई में ये तो एक आसमान से नीचे आया हुआ एक फरिश्ता है जो कि उसकी मदद करने के लिए आया है। तो अब जबकि दोनों के बीच में डील हो गई है तो फिलिप क्लाउड को लगता है कि यहीं पर ही सब कुछ सेट हो गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को सही तरीके से निभाने के लिए वो उसे एक मेज के पास ले आता है और जो कॉन्ट्रैक्ट का तरीका वो इस्तेमाल करती है तो वो थोड़ा सा एंशिएंट टाइप का होता है। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पर खून की बूंद डालनी पड़ती है, जो कि फिलिप क्लाउड को ठीक नहीं लगता, क्योंकि जब मेज उसे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती है तो उसके पैरों तले जमीन घिसक जाती है, क्योंकि फिलिप क्लाउड और लोगिन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और अगर फिलिप क्लाउड लोगिन को स्कैम करने की कोशिश करता है या उसे चोट पहुंचाने की या किसी टाइप का नुकसान भी वो उसे पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे ऐसा दर्द महसूस होगा जैसे कि उसके सोल को उसकी बॉडी से जबरदस्ती अलग किया जा रहा हो, और इसमें उसे इतना दर्द होगा कि उस दर्द का वो अंदाजा नहीं लगा सकता। इसलिए सबसे आसान बात यह है कि कभी भी अपने मास्टर को तुमने धोखा नहीं देना। मास्टर को सुन के फिलिप क्लाउड के लिए सब कुछ क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर वो एक सबऑर्डिनेट के तौर पर लोगिन को सर्व करेगा, और उसे मेज से ये बात भी पता चलती है कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को इसे खत्म करना है तो उसे एक हाई रैंकिंग फोर्स यूजर बनना पड़ेगा, या फिर उसे एक 4th क्लास मैजिशियन के साथ बात करनी पड़ेगी और उसे दुगनी अमाउंट में पे करके वो इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। अगर ये चीजें वो नहीं करता तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि आसान शब्दों में ये कर्ज उससे नहीं उठेगा। ये सारी बातें पता लगने के बाद वो वहाँ से चल पड़ते हैं और रास्ते में ही फिलिप क्लाउड अपने मन ही मन कहता है, लगता है मेरे तो एल लग गए हैं, मैं जज्बात में इतना खो गया था कि मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि एक टीम मेंबर बनाने के लिए कोई इतना पे नहीं करता। क्योंकि इस क्रेजी बास्टर्ड ने ये कॉन्ट्रैक्ट जब साइन किया था तो उस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 30 गुलामों के बराबर है, जो तो एक तो महंगा है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और इसने जब कहा कि ये मुझे टीम मेंबर बनाना चाहता है तो इससे उसका मतलब मुझे गुलाम बनाना था। इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं इसका एक स्लेव हूँ और ये मेरा मास्टर है। तभी बीच में लोगन बोल पड़ता है कि हम वैसे ही एक दूसरे पर इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम मुलाकात जो कर रहे हैं। ये सुनकर फिलिप क्लाउड के पैरों तले जमीन घिसक जाती है, क्योंकि पहले तो वो फॉर्मली तरीके से बात कर रहा था लेकिन अब इनफॉर्मल हो गया है, यानी कि लोगन ने एक वक्त में ही जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, उसने अपनी पर्सनैलिटी को ही चेंज कर दिया। लेकिन लोगन ये भी कहता है कि मैंने तुम में इन्वेस्ट किया है तो मुझे एक रीजनेबल गारंटी
गारंटी चाहिए कि तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो और तुम मुझ पर ट्रस्ट भी करते हो। इसलिए सबसे पहले ट्रस्ट बनाना होगा, बाद में मैं खुद इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पे करूंगा कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दूं। अगर तुम्हें मेरी बातें रीजनेबल लग रही है तो चलो हाथ मिलाते हैं। ये सुनकर और ये देखकर फिलिप क्लाउड मन ही मन में कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये बंदा क्या सोच रहा है, लेकिन अब मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता और इसकी बात रीजनेबल लगती है कि ट्रस्ट तो बनाना पड़ेगा। वैसे भी खैर अगर इसमें मुझे नुकसान ही होने वाला है तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ये कहकर वो लोगिन से हाथ मिला लेता है और पूछता है कि सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए। वो हर एक चीज करने के लिए तैयार है, जिस पर लोगिन से उसे सुनने को मिलता है कि सबसे पहले तुम्हें मॉन्स्टर मीट को कलेक्ट करना है, जो कि सुन के फिलिप को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा और उसे लगता है कि ये बंदा पागल है और अपने मन ही मन में कहता है क्या मॉन्स्टर मीट? इस बंदे को मैंने पागल तो समझा था, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा टेरिफाइंग है। आखिर ये मॉन्स्टर मीट को क्यों कलेक्ट करना चाहता है? और जब लोगिन से भी ये बात पूछता है कि मॉन्स्टर मीट की क्या जरूरत, तो लोगिन भी अपने मन ही मन में कहता है कि इसका ये रिएक्शन वैलिड है, यानी कि ये उसने एक्सपेक्ट किया ही था, क्योंकि इस टाइम पर मॉन्स्टर मीट को लोग पॉइजनस समझते हैं क्योंकि उसमें पॉइजन होता है और उसको मारकर उसके मीट को जलाया जाता है, यानी कि वो किसी काम का नहीं। इसलिए तो मैंने जब बोला कि मॉन्स्टर मीट को कलेक्ट करना है तो इसे काफी ज्यादा अजीब लगा। लेकिन सिर्फ यही एक बंदा है जो कि मॉन्स्टर मीट को अपने बातों से यहाँ वहाँ से ढूंढ सकता है, क्योंकि सोशल स्किल भी बिजनेस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है। और इस बेचारे को क्या पता कि आज से कुछ सालों के बाद इस मॉन्स्टर के मीट और उसके खून को कुछ इंग्रेडिएंट्स की मदद से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है और उसे एक दवाई के तौर पर लोग इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, जो कि हर एक बीमारी को खत्म करने में लोगों की मदद करेंगे। यहाँ तक कि इंसानी शरीर में जो चीजें काम करना छोड़ गई है तो वो भी इससे एकदम ठीक ठाक हो जाएंगे, जैसे कि पहले उनके साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। और जैसा कि आप लोग इस पैनल में देख पा रहे हैं तो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग खुद ही समझदार हो और इस पैनल को देखकर हर एक बंदा अच्छी तरह से समझ जाएगा। क्योंकि अगर आप इस चीज को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो जाके पोगो देखिए। बाद में इस मेडिसिन का नाम कैलोक होता है और कैलोक धीरे धीरे करके इतना ज्यादा डिमांड में आ जाता है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाती है, लेकिन इसका जो प्राइस रेट होता है वो आसमान को छूने लगता है और बाद में ये काफी ज्यादा रेयर आइटम बन जाती है, जो कि सिर्फ हाई क्लास फैमिली ही इसको अफोर्ड कर पाती है और इनको खरीद सकती है। और इन हाई क्लास फैमिली की वजह से मैन्युफैक्चरिंग काफी हद तक गिर जाती है और अभी तक कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ और वो हिसाब लगाने लगता है कि अगर आज से ये मेडिसिन बनाने में शुरू कर देता हूँ तो मैं काफी आसानी से 3 मिलियन गोल्ड कॉइन दोबारा कलेक्ट कर सकता हूँ। नहीं 3 मिलियन नहीं, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा, क्योंकि मैं ही वो बंदा हूँगा जो कि इस प्रोडक्ट को दोबारा शुरू करेगा। लोगिन तो अपनी दुनिया में होता है और जहाँ तक हमारे फिलिप क्लाउड की बात हो रही है तो वह पीछे खड़ा होकर इसके फेस एक्सप्रेशन को देखकर लगता है कि ये कोई खिचड़ी पका रहा है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि ये बंदा दिमाग से मुझे पैदल लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लाउड फिलिप चिल्ला रहा होता है कि 1 मिलियन तो कुछ ज्यादा ही हो गया, लगता है तुम्हारे दिमाग के स्क्रू कुछ ढीले हो गए हैं, क्योंकि तुम मॉन्स्टर मीट पर 1 मिलियन इस्तेमाल करना चाहते हो। तुमसे बड़ा पागल तो मैंने आज तक कोई भी नहीं देखा। वो लोग इतनी तेजी से बातें कर रहे होते हैं कि शॉप में जितने भी लोग होते हैं सारी की सारी नजरें उन दोनों पर पड़ती है, लेकिन उन दोनों को ये चीज बॉदर नहीं करती। और जहाँ तक लोगिन की बात है तो क्लाउड फिलिप की बात को सुनने के बाद वो कहता है कि तुम्हारी बात एकदम ठीक है, लेकिन मेरे कॉन्फिडेंट को देखकर तुम्हें लगता है क्या कि इस चीज में हमें सिर्फ नुकसान ही होने वाला है, हमें डबल फायदा होगा अगर तुम मेरी बात के साथ एग्रीड करते हो तो। फिलिप को तो पहले में डाउट हो रहा था कि ये बंदा शायद मजाक कर रहा है, लेकिन वाकई में जब वो उसके एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंट को देखता है कि ये कितने श्योर तरीके से कह रहा है कि इस चीज में इन लोगों को मुनाफा ही होगा, तो चलो मैं इस बात के साथ एग्रीड करता हूँ। लेकिन वो कैसे करेगा? क्या वो मुझे बता सकता है? और ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? क्या इसके साथ कोई प्लान है? अगर है तो वो जरूर जानना चाहेगा। लोगिन अपनी बात को शुरू करते हुए कि हमें सबसे पहले मीट को ढूंढना होगा, जो कि हमको पहले से ही पता है कि वो हमें जंगल में ही मिलने वाले हैं। और जहाँ तक मॉन्स्टर को ढूंढने की बात हो रही है तो उसके लिए हमें कुछ लोगों को हायर करना होगा। मैंने हिसाब पहले से ही लगा लिया है और मुझे लगता है कि हर एक बंदे के लिए जो कि हम हायर करेंगे वो भी मॉन्स्टर मीट ढूंढने के लिए तो 200 कॉइन ठीक ही होंगे। ये सुनकर फिलिप क्लाउड कहते हैं रुको, तुम्हारी बात का मतलब ये तो नहीं कि तुम 200 कॉइंस के लिए एक मर्सनरी को हायर करना चाहते हो और वो तुम्हारे लिए शिकार भी करेगा? क्या यही तुम्हारा प्लान है? क्लाउड फिलिप तीर सीधा निशाने पर मारता है और लोगिन इस बात के साथ हाँ में हाँ मिलाता है कि उसने जो कहा है वो एकदम ठीक कहा। लेकिन फिर भी क्लाउड फिलिप को लगता है कि ये चीज कुछ जरूरत से ज्यादा हो रही है। 1 मिलियन, वो भी सिर्फ एक ऐसे गोश्त के लिए जिसकी वो गारंटी भी नहीं दे सकता कि कल को ये उससे कोई खरीदेगा भी या नहीं। लेकिन फिर भी अगर इसे इस गोश्त की इतनी ज्यादा जरूरत है तो इसका एक टीम मेंबर होने के
नाते मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वो लोगिन से कहता है कि मैं तुम्हें एक आसान सी बात समझाता हूँ, अगर तुम लोगों को हायर करते हो वो भी हंटिंग के लिए और शिपमेंट के लिए, तो इसमें ज्यादा पैसा तुम्हारा लगेगा। अगर मेरी बात मानते हो तो मर्चेंट गिल्ड को खरीदो, जो कि तुम्हारे लिए इस मीट को भी इतना ज्यादा ला देंगे कि पूरे किंगडम का मीट होगा। क्योंकि मर्सनरीज का कुछ पता नहीं चलता कि वो तुम्हारे लिए कितने लेकर आएंगे, लेकिन वो अपना पैसा जरूर लेके जाएंगे। और जहाँ तक इन मर्चेंट्स की बात हो रही है तो ये काफी सस्ते में तुम्हारे लिए गारंटी तौर पर मीट को ढूंढ भी सकते हैं। हालांकि ये मीट इतनी वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों के साथ पूरे किंगडम के मॉन्स्टर गोश्त तो जरूर पाए जाते होंगे। एक तो तुम्हें गोश्त भी मिलेगा और ऊपर से ये शिपमेंट भी काफी सस्ते में करते हैं, क्योंकि ये एक जगह से ट्रांसपोर्ट करके दूसरे के पास और दूसरे से तीसरे से इसी तरह ही सिलसिला कर करके तुम्हारे पास पहुंच भी जाते हैं, और वो भी काफी सस्ती रेट में। तो इससे तुम्हें क्या क्या फायदा होगा, तुम्हें मीट भी मिल जाएगा और तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे। और मीट भी इतनी अमाउंट का होगा कि तुम उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाओगे। फिलिप क्लाउड की बातों को सुनकर लोगन हैरान हो जाता है और वो अपने मन ही मन कहता है, धत तेरी की, इस बंदे की अक्ल देखो। इसलिए तो मैं इसे हायर करना चाहता था। मुझे अपने पैसों में बचत भी मिल रही है, मुझे मुनाफा भी हो रहा है। अगर मेरे प्लान के हिसाब से देखा जाए तो मैं 1 मिलियन खर्च करने वाला था, लेकिन ये तो किसी लॉटरी में जीतने से कम नहीं है। तभी अचानक से क्लाउड फिलिप का मूड ऑफ हो जाता है और वो उसी में ही हमारे लोगन को एक बात बताता है कि आगे से अगर इस तरह की चीजों में तुम्हें मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, क्योंकि इसी पे ही अब मेरा फेट डिपेंड करता है, तुम्हारे फ्यूचर पर। अगर तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो जाता है तो कल को मुझे इस कर्ज से भी तुम खुद ही निजात दिलाओगे, और इसका तुमने वादा भी किया है। उम्मीद है तुम अपने वादे को तोड़ोगे नहीं और किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ये सुन के लोगिन मुंह मोड़ लेता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर वही गलती में है और उसी ने ही इसको ऐसे बंदी बना के रखा हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी वो उसे एक चिट्ठी देता है और उस पे वो हर एक चीज का खरीदने का बोलता है कि इस चिट्ठी पर जो हर एक चीज का मैंने लिखा हुआ है, तो तुम्हें यहाँ पर रहकर उन सब चीजों को खरीदना होगा और मुझे बाद में बताना होगा कि तुम किन किन चीजों को ढूंढ पाए। लेकिन मुझे ये हर एक चीज चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैटर नहीं करता कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन ये हर एक चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। उस चिट्ठी पर हर एक चीज को देखने के बाद क्लाउड फिलिप कहते हैं, अच्छा तो इस पर एक नजर डालते ही मुझे लगता है कि तुम एक टॉय मशीन बना रहे हो जो कि तुम बाद में बेचोगे। क्या तुम्हारे बिजनेस का फाउंडेशन एक टॉय बनाना है, वो भी एक बच्चों का टॉय जो कि कल को तुम बेचोगे और उससे अपनी फैमिली की मदद करोगे? क्या यही तुम्हारा प्लान है? लोगिन का जवाब हाँ में तो होता है, लेकिन वो ये नहीं होता कि ये एक टॉय है, बल्कि ये टॉय से भी काफी बेस्ट चीज है जो कि वो बना रहा है। लेकिन अभी के लिए वो उसे नहीं बता सकता, क्योंकि ये एक सीक्रेट है। वो बातों से ज्यादा एक्शन पर यकीन करता है, तो एक्शन करने के बाद और चीज कम्प्लीटली तरीके से तैयार होने के बाद वो खुद ब खुद वो चीज उसे लाके दिखा देगा। ये कहकर लोगिन अपने मन ही मन में कहता है, ये बंदा दिमाग से काफी ज्यादा शार्प है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि ये चीजें किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि ये वेपन इस जमाने का नहीं है, इसलिए यह बंदा इसे नहीं समझ पाया। अगर ये इस जमाने में होता तो ये कब का इसे समझ जाता। ये वेपन मैं उस रीजनल वॉर के लिए बना रहा हूँ और इस वेपन से मेरी फैमिली को काफी ज्यादा फायदा भी होने वाला है, वो भी रीजनल वॉर में, क्योंकि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, इसके बारे में तो आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना ही होगा। और हमें कुछ और बातें भी पता चलती हैं कि यहाँ पर आने से पहले ड्वेन को उसने जो काम सौंपा था तो उसमें ये भी था कि वो मर्सनरी को हायर करे। तो वापस जाते जाते मैं ये मटेरियल्स भी लेकर जा रहा हूँ, ताकि उस वेपन को बनाने के बाद हर एक मर्सनरी को मैं ये वेपन सौंप दूं, जिसके बाद अगर वो बंदा फोर्स यूजर है या नहीं है, अगर वो एक आम सिविलियन भी हो, लेकिन इससे वो एक सोल्जर को हैंडल कर सकता है। और अगर आज के टाइम में हमारी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो बहुत ज्यादा वीक है और हमारी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा कम हो गई है, इसलिए मुझे एक ऐसा वेपन बनाना पड़ेगा जो कि पूरे बाजी को ही पलट डाले। लेकिन अब एक प्रॉब्लम रहती है कि इस वेपन को बनाने के लिए एक क्राफ्टमैन की भी जरूरत होती है, और वो भी कोई आम क्राफ्टमैन नहीं, बल्कि एक जीनियस जो कि मेरे बताई हुई बातों को अच्छी और आसानी से समझ जाए। और साथ ही साथ कुछ मर्सनरीज को भी ट्रेन करना है, और इसके लिए मुझे एक ट्रेनर भी चाहिए, क्योंकि प्लान सब कुछ रेडी है, जस्ट एक्शन लेना बाकी है। और एक्शन सिर्फ मुझे नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इस एक्शन पर मेरा फ्यूचर डिपेंड करता है, सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मेरे पूरे फैमिली का। इसी में ही 2 दिन गुजर जाते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा लोगिन मर्सनरी टाउन हारून आया हुआ है, और वो यहाँ पर उसी इंस्ट्रक्टर को ढूंढने के लिए आया है जो कि उसके हायर किए हुए मर्सनरी को ट्रेन करे। और वहाँ पर वो उसी बंदे से बात कर रहा होता है जो कि फ्यूचर में उसके और भी लोगों को ट्रेन करेगा, और उस बंदे का नाम काय होता है। काय एक बहुत ही अच्छा मर्सनरी है और उसने कुछ ही लोगों को ही सिर्फ ट्रेन किया है, क्योंकि उसे खुद पर यकीन नहीं है। और बाद में लोगिन को देखकर कि वो उसे हायर करना चाहता है ताकि वो उसके लोगों को ट्रेन करे, तो ये देखकर
वो हमारे लोगन से कहता है कि माफ करना भाई, लेकिन लगता है कि किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। मैं एक गाइड तो हूँ, लेकिन मैंने कुछ ही लोगों को ही सिर्फ गाइड किया हुआ है, कभी किसी को अच्छी तरह से ट्रेन नहीं किया। हो सकता है किसी ने आपको गलत सी इन्फॉर्मेशन दे दी हो ताकि मुझे मुनाफा हो, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप प्रोफेशनल को ही हायर करें, क्योंकि मैं किसी काम का भी नहीं हूँ। यह सुनकर लोगन मन ही मन कहता है कि ये बंदा क्या बकवास कर रहा है। काय को लगता है कि ये किसी काम का नहीं, लेकिन शायद इसे याद नहीं कि पास्ट लाइफ में इसी ने ही मुझे ट्रेन किया था और मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये कितना ज्यादा बहादुर और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर इसकी ट्रेन करने की टेक्निक की बात की जाए तो इससे बेहतर और कोई भी नहीं है। हमें कुछ और बातें भी लोगन बताता है कि इसके साथ एक्सीलेंट हॉर्स राइडिंग और ये हर एक वेपन को इस्तेमाल करना जानता है। अभी तक तो किसी ने भी इसके गुण को नोटिस नहीं किया, लेकिन मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं इस मौके को जाने नहीं दे सकता कि इसे अपने साथ मिला लूं। और जब लोगों को काय के गुणों के बारे में पता चलेगा तो लोग भागते हुए इसे हायर करने के लिए आएंगे और कहेंगे कि हमें ट्रेन करिए, क्योंकि लास्ट टाइम अगर मुझे अच्छी तरह से याद हो तो इसने जिन जिन लोगों को भी ट्रेन किया था तो इनके रिटायर करने के बाद भी वो टीम इतनी ज्यादा तगड़ी थी कि कोई भी उनको पीछे नहीं छोड़ सकता था। ये वन ऑफ द बेस्ट टीम तैयार करता था, इसलिए लोग इसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी देते थे। लेकिन लोगन इस करंट टाइम में इस बात को नोटिस कर लेता है कि ये मूड में नहीं है और इनका मूड ठीक करवाने के लिए एक अच्छा तरीका उनको पहले से ही पता है, क्योंकि काय को पैसा कुछ ज्यादा ही पसंद है और पैसों के लिए वो हर एक बात को और हर एक चीज को करने के लिए तैयार है। तो लोगन बात को शुरू करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें 4000 गोल्ड कॉइन दे सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ चलो और जो मैंने बताया है वो काम करो। तो जो कि सुनकर काय के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ यूं हो जाते हैं। वो मन ही मन में कहता है कि एक ए रैंक मर्सनरी को भी हायर करने के लिए 2000 गोल्ड कॉइन चाहिए, लेकिन ये बंदा मुझे दुगनी अमाउंट देने के लिए तैयार है। आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? वो मन ही मन में कहता है नहीं नहीं, मुझे इसके झांसे में नहीं आना, ये जरूर कोई खिचड़ी पका रहा है, इसलिए तो मुझे दुगनी अमाउंट देने के लिए भी तैयार है। जिसके बाद काय यही बोलता है कि उसने कभी भी इंस्ट्रक्टर वाला काम ठीक तरीके से किया नहीं है, तो वो उसके साथ नहीं जा सकता। लेकिन लोगिन रुकता नहीं और वो कहता है कि चलो ये कम पड़ गए हैं तो मैं तुम्हें 6000 देने के लिए भी तैयार हूँ, क्या चलते हो? इस वाली अमाउंट को सुनकर अब वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि क्या मुझे ये लेना चाहिए या नहीं। हिचकिचाते हुए काय कहता है मैं ज्यादा कॉम्बैट मिशन ही प्रेफर करता हूँ, इंस्ट्रक्टर मेरे से नहीं होगा। इस वाली बात को सुनकर लोगिन कहता है ओह तो ये बात है, लगता है कि तुमने मेरे लिए कोई चारा नहीं छोड़ा। 7000 में डील डन करते हो, मानो या ना मानो, लेकिन 7000 सुन के उसका कान फ्लिक करने लगता है और अब उसे गुस्सा भी आ जाता है और पीछे दीवार को मुक्का देके वो दीवार को क्रैक भी कर देता है। और वो इस बात से ये साबित करना चाहता है कि पैसा हर जगह काम नहीं करता और वो अगर इसी माइंडसेट के साथ पर आया है तो उसने गलत बंदे से पंगा लिया है। लेकिन लोगिन भी जिद्दी है, वो आखिर में कहता है कि अच्छा चलो तो 8000 का सुन के काय कहता है ओहो मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार हूँ, चलो चलते हैं। वो एडवांस में लोगिन को थैंक यू भी बोलता है कि थैंक यू मिस्टर एम्प्लॉयर, मैं आपकी हर एक विश को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, चलिए बढ़ते हैं। रास्ते में काय को सब कुछ पता चल जाता है और वो भी लोगिन से कि आखिर लोगिन कौन है और कौन सी फैमिली से आया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उससे कोई सवाल नहीं करता। और जब लोगिन पूछता है कि क्या कोई तुम सवाल नहीं करोगे कि मैं ये क्यों मर्सनरी हायर कर रहा हूँ, तो काय का जवाब काफी सिंपल और वैलिड होता है कि मेरी क्या मजाल कि मैं आपसे सवाल करूं, आप अगर मुझे जो अमाउंट दे रहे हैं जो कि आपने बताया है तो मुझे सवाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर लोगिन खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा माइंडसेट एकदम क्लियर कट है, और मन ही मन में कहता है कि ये आज तक नहीं बदला, पैसों के लिए ये सब कुछ करेगा। जिसके बाद साइड से उन दोनों को आवाज आती है कि कोई बोलता है जल्दी आगे बढ़ कमीने, वरना मारे जाओगे, तुम बेकार लोगों से और कुछ करवाया नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पर जिंदा खड़े हो, वरना तुम लोगों को कब का मौत की घाट उतार देता। सीन उस पर शिफ्ट होने के बाद पता चलता है कि वो एक स्लेव मार्केट है और वहाँ पर कई सारे स्लेव लोगिन को नजर आते हैं और काय उसे बताता है कि हारून का एक निक नेम भी है जो कि मार्केट ऑफ द मर्सनरी और स्लेव है, और आगे आपको काफी सारे इस तरह स्लेव के शॉप्स देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है ये नजारा आपको बॉदर नहीं करेगा। लोगिन कहता है कि बॉदर होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर एक स्लेव को खरीदने के लिए आया हूँ, इसलिए ये नजारा मेरे लिए नॉर्मल है। तो धीरे धीरे करके अंदर जब मार्केट में लोगिन एंटर करता है तो वहाँ पर एक बंदे की नजर लोगिन पर पड़ती है। वो मन ही मन कहता है आ गया मेरा शिकार, ये तो एक बेवकूफ यंग मास्टर है, इसको झांसा देके इसके सारे पैसे ही छीन लूंगा, चलो ट्राई मारता हूँ। वो यंग मास्टर लोगिन का ध्यान अपनी तरफ करना चाहता था और कहता है कि यहाँ पर आपको काफी अच्छे अच्छे स्लेव मिलेंगे, आपको जरूर इस शॉप को ट्राई करना चाहिए। लेकिन काय को देखने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और काय जब अपनी गुस्से की नजरों से उसकी ओर देखता है तो मानो उसकी पैंट गीली हो जाती है और वो कहता है धत्ती रिकी, ये काय यहाँ पर क्या कर रहा है और ये इस बंदे के पीछे पीछे क्यों जा रहा है। काय को हायर करने के काफी अच्छे फायदे
लोगन को दिख रहे हैं और कोई भी उसे तंग नहीं कर रहा कि यहाँ पर आए और वहाँ पर जाए। वो अपनी मर्जी से हर एक दुकान को चेक कर सकता है, वो भी किसी के रोकने टोकने के बिना। तभी लोग इनकी नजर एक ऐसे दुकान पर पड़ती है जहाँ पर बाकी दुकान के निस्बत काफी ज्यादा गार्ड्स खड़े होते हैं और इससे तो एक बात कंफर्म हो जाती है कि वो ठीक जगह पर आए हैं। वहाँ पर आते ही एक ओल्ड मैन लोगन से कहता है, यंग मास्टर आपकी नजर तेज है, लगता है आपको पता था कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। लोगन बिना बकवास के सवाल करता है कि मुझे एक ड्वार्फ खरीदना है, क्या आप लोगों के पास होगा? ओल्ड मैन जवाब में हाँ बोलता है और कहता है कि बाकी के स्पीसीज के लोगों को हम काफी अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, इसलिए तो उन्हें एक स्पेशल जगह पर रखा जाया जाता है। लेकिन थोड़ा अंदर चेकआउट करने के बाद सेम टू सेम बाहर का जैसे माहौल है अंदर का भी वैसा होता है। ये कहते तो है कि ये इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन इनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब होती है। वहाँ पर लोग इनकी नजर कुछ एल्फ पर पड़ती है और एल्फ के बारे में वो ओल्ड मैन बताने लगता है। यंग मास्टर, लगता है कि आपने कभी अपनी जिंदगी में एल्फ नहीं देखा, मैं आपको इसके बारे में बताता चलूं। लेकिन तभी लोगन उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पर एल्फ को नहीं बल्कि एक ड्वार्फ को खरीदने के लिए आया हूँ, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना और जो सामने खड़ा है उसे खरीदना है। सामने खड़ा ड्वार्फ जब उस पर हमारा सीन जाता है तो वो काफी ज्यादा बूढ़ा, लेकिन ड्वार्फ जितने बूढ़े उतने ज्यादा एक्सपर्ट। तो इसी को ही डेमोन्स्ट्रेट करते हुए वो ओल्ड मैन लोगन को कहता है कि ये ड्वार्फ आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट रैंक का ड्वार्फ है, एक एक्सपर्ट क्राफ्टमैन जो कि हर एक चीज को बना सकता है। आप इससे वो हर एक काम करवा सकते हैं जो कि आपका मन चाहे। बीच में एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग लोगिन की जगह होते, क्या वो उस एल्फ को खरीदते? क्योंकि अगर मुझसे पूछो तो मुझे काफी ज्यादा दया आ रही थी। मुझे पता है कि ये एक मांगा है, लेकिन आर्ट मेरे दिल को छू गई, इसलिए तो ये बात मैं मिड में बोल रहा हूँ। और हाँ, कुछ और मतलब ना समझ लेना। एक्सपर्ट रैंक के ड्वार्फ का सुनकर लोगिन भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, ओह, एक एक्सपर्ट रैंक का ड्वार्फ। हमें लोगिन भी ड्वार्फ के बारे में कुछ बताता है कि ड्वार्फ जब पैदा होते हैं तो अपने बचपन से लेकर बूढ़े होने तक वो क्राफ्टिंग ही करते हैं, लेकिन एक अगर एक्सपर्ट रैंक की बात की जाए तो वो उन बाकी ड्वार्फ के मुकाबले में काफी बढ़िया बढ़िया चीजें बना सकते हैं, इसलिए तो इनको एक्सपर्ट रैंक का ड्वार्फ कहा जाता है। ये नाम सुनकर उसे घबराने की जरूरत नहीं कि ये किस तरह की चीजें बनाएगा, क्योंकि एक एक्सपर्ट रैंक का ड्वार्फ है तो रिजल्ट तो उसे बेस्ट ही मिलने वाला है, इसलिए वो इसको बिना टाइम वेस्ट किए खरीदना चाहता है। और जब इसके प्राइस रेट के बारे में पूछता है तो वो बूढ़ा आदमी पीस का साइन करके कहता है कि 2 लाख से कम बन जाएगा, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट रैंक का ड्वार्फ जो है। लेकिन लोगिन 2 लाख का सुनकर गुस्से की नजर से उसे देखकर कहता है, बूढ़े घूसट, तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे सर पे चढ़ जाओ। और क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूँ कि तुम मुझे झांसा देके खुद मालामाल हो जाओगे? सही दाम बताना, वरना मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। वो ओल्ड मैन लोगिन से डर जाता है और उसको 50,000 में डन करवा के लोगिन को फारिग करता है। और उस बूढ़े आदमी को भी जाते हुए लोगिन पर काफी गुस्सा आता है कि किस किस से पाला पड़ रहा है। और जहाँ तक उस ड्वार्फ की बात हो रही है, वो भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा अलग है। ड्वार्फ के साथ साथ काय भी अपने मन ही मन कहता है, भाई साहब क्या बंदा है, इतना डिस्काउंट ये तो कोई कर ही नहीं सकता। तभी ड्वार्फ लोगिन से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिसके जवाब में लोगिन कहता है कि हमारे कैसल, वहाँ पर मैं तुमसे कुछ रिक्वेस्ट करूंगा और वो तुम मेरे लिए बनाओगे। जो कि सुन के ड्वार्फ कहता है कि मैं वैसे ही हाई एक्सपेक्टेशन रख रहा था। लोगिन को इसके बारे में एक बात पता चल जाती है कि ये डिप्रेस हो चुका है, क्योंकि इसको काफी टाइम तक शायद रखा गया था और अब जबकि ये आजाद हो गया है, लेकिन फिर भी ये एक स्लेव की तरह काम करेगा, तो इसमें चीजें बनाने का पैशन एकदम खत्म हो गया है। और अगर ड्वार्फ में पैशन ही नहीं रहा तो वो चीजें क्या ही बना लेगा। और इसके पैशन को बढ़ाने के लिए मेरे साथ एक अच्छा तरीका है। वो बीच रास्ते में ही ड्वार्फ से कहता है कि रुको 20 साल, मैं तुम्हें 20 साल का टाइम देता हूँ। अगर तुम मुझे अच्छी तरह से 20 सालों के लिए सर्व करते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें माउंटेन्स में दोबारा छोड़ जाऊंगा, तुम आजाद हो जाओगे। जस्ट तुम्हें 20 सालों तक मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या तुम्हें ये डील मंजूर है या नहीं? लेकिन ये भी कहता है कि तुम्हारी काइंड के लिए 20 साल तो कुछ भी नहीं, तुम काफी सालों तक जी सकते हो, तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये काफी कम टाइम होगा और तुम खुशी खुशी मेरे लिए काम करोगे। ये सुनकर ड्वार्फ काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो कहता है, ह्यूमन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए तो मैं कहूँ कि तुम बाकी लोगों से अलग क्यों दिखे। लेकिन जब वो आगे कुछ सवाल पूछता है तो तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जल्दी से उसे पकड़ो, वो स्लेव यहाँ से भाग रहा है। उस स्लेव ने अपनी पीठ पर किसी को बिठाया भी होता है और उसे अपनी पीठ पे बिठा के भाग रहा होता है। और वो स्लेव ठीक हमारे लोग इनके सामने ही गुजरता है। वो एक छोटा बच्चा होता है जिसके पीठ पर उसने किसी लड़की को बिठाया होता है और बड़ी स्पीड से जा रहा है। और अगर उसके फेशियल एक्सप्रेशन की बात की जाए तो वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसे काफी ज्यादा पसीने भी आ रहे होते हैं। लेकिन अगर उनकी आंखों की बात की जाए तो उनकी आंखें काफी ज्यादा यूनिक है। उसकी एक आंख गोल्डन होती है और दूसरी पर्पल। और लगता है कि इस स्टोरी में ये एक न्यू कैरेक्टर होने वाला है। क्या लोगिन इसे रिक्रूट करेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और नेक्स्ट पार्ट में ही इसका पता चलेगा कि लोगिन अब इस बच्चे के साथ क्या करने वाला है। क्या वो उसे बचाएगा या फिर पकड़ेगा और या फिर उसे हायर कर लेगा, जैसे कि उसने काय और उस ड्वार्फ को किया है।